टॉपिक डिस्कस करना है सेल से रिलेटेड। जैसे लास्ट क्लास में कुछ टर्म्स आए थे कि भाई सेल का मैंने ईएमएफ यूज करा था, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यूज किया था। तो बेटा ये टर्म्स क्या होते हैं, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, वो सारी बातें आज की क्लास में हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो टॉपिक है ईएमएफ, ब्रैकेट में इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स ऑफ सेल। इसका मतलब क्या है, पहले बेटा ऐसे समझते हैं। जैसे कोई सेल है, अब बेटा मैं बोलूं कि बताओ इस सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस इधर और इधर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस। बेटा अभी मैंने इस सेल से कुछ भी कनेक्ट नहीं किया हुआ है, इट मींस ये सेल सर्किट से बाहर है, इससे कोई करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा है। तो इसके जो दोनों तरफ टर्मिनल्स हैं, माना ये टर्मिनल ये टर्मिनल, आपको पता है यहाँ तो कोई ड्रॉप होगा नहीं, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वही क्या है, हमारा ईएमएफ। यही ईएमएफ होगा, इसको ई से रिप्रेजेंट कर। ईएमएफ का मतलब होता है जब सेल से हम कोई करंट ड्रॉ नहीं करते, इट मीन सेल ओपन सर्किट में होता है, तो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वही क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। तो मैं लिख रहा हूं, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of the cell। टर्मिनल्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, ऑफ द सेल। लेकिन कब, when cell is in open circuit। ओपन सर्किट का मतलब है कि इसके साथ कोई सर्किट एक तरह से बेटा कनेक्टेड नहीं है, सर्किट से जुड़ा हुआ नहीं है, या सर्किट को हमने कैसे भी ब्रेक कर रखा है, इज इन ओपन सर्किट। और या ये भी कह सकते हैं नो करंट इज ड्रॉन, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ई से। ये ई है, एप्सिलॉन समझना, एप्सिलॉन ऐसे होता है, मैं ऐसे बना रहा हूं इसको, ई को थोड़ा अलग तरीके से, है ना। ई जरूरी नहीं, आप नॉर्मल ई भी बना सकते हो। एंड इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज, बेटा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, दिखने में लग रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है ये, कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब है फोर्स की तरह डील हो रहा है बेटा यहाँ पर, लेकिन इसका मतलब है यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस, तो इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट। ठीक है बेटा, ये तो मैंने आपको बताया इसका एक डेफिनेशन। दूसरे तरीके से इसको बेटा हम और बोल सकते हैं, सेल का एक्चुअल में काम क्या होता है बेटा, सेल सर्किट में चार्ज को मूव कराने के लिए एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब सेल वर्क करता है चार्ज को मूव कराने के लिए। तो अगर हम ये बोले कि भाई किसी सर्किट में कोई सेल जुड़ा हुआ है, तो सेल किसी यूनिट चार्ज को, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क फॉर यूनिट चार्ज, तो बेटा ईएमएफ को रिप्रेजेंट करने की डेफिनेशन देने के और भी वे हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं सेल किसी यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में घुमा रहा है और अपने अंदर भी घुमा रहा है, तो उसमें जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं, सेल का ईएमएफ। तो दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ईएमएफ ऑफ सेल इज डिफाइंड एज द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल in moving a unit charge in circuit। ठीक है, इंक्लूडिंग द सेल, सेल को भी देखना है बेटा, सेल के बाहर भी और अंदर भी घूम के जाएगा करंट जो है। तो जो चार्ज है सेल सहित पूरे सर्किट में एक बार घुमाने में जो एनर्जी सेल प्रोवाइड कर रहा है यूनिट चार्ज को घुमाने में, उसको भी क्या बोलते हैं बेटा, सेल का ईएमएफ बोलते हैं। और करके हम ये भी कह सकते हैं, और ईएमएफ ऑफ सेल is defined as the energy provided
by the cell in moving a unit charge once in a circuit including, इसको भी इंक्लूड करना है, द सेल, सेल सहित पूरे सर्किट में अगर हम चार्ज को, यूनिट चार्ज को एक बार घुमाना चाह रहे हैं तो जो एनर्जी सेल प्रोवाइड कर रहा है, या कह सकते हैं जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल का ईएमएफ कहते हैं। तो हमने एक बेटा नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ी और ये दूसरी डेफिनेशन। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस, और हम इसको ये भी बोल देते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। तो ये होता है बेटा सेल के टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन कब, जब बेटा सेल से हम करंट ड्रॉ करते हैं, क्योंकि सेल कैसे सर्किट में होता है, क्लोज में। देखो ऐसे, अब बेटा ये सेल है, मैंने इसके साथ देखो पहले कोई रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी कनेक्ट नहीं किया था, लेकिन अब सेल के साथ कनेक्ट कर दिया। बेटा अब मैं अगर ये बोलूं बताओ इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बेटा अब की बार इसको ईएमएफ नहीं बोलेंगे, अब की बार क्या बोलेंगे, वी। तो क्या फर्क पड़ रहा है बेटा, पहले जो भी पोटेंशियल डिफरेंस था सारा ईएमएफ था, लेकिन अब बेटा वो ईएमएफ दो जगह बट गया, कुछ यहाँ रह गया, कुछ बेटा ऊपर चला। तो ये जो टर्मिनल्स हैं इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो यहाँ से देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज बेटा आर ने कंज्यूम किया है ना, आप देखो यहाँ पर, यहाँ ये आर में इधर से भी देखो पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ से भी देखो, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का मतलब ये तो है जो आर ने ड्रॉप किया है। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि भाई जो आर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो इलेक्ट्रोड यहाँ से ये आया पॉइंट, यहाँ से ये पॉइंट है, तो मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो देखो ये वाला पॉइंट इस आर से इधर जा रहा है, यहाँ इधर जा रहा है, इतनी जो आर में ड्रॉप हुआ है वही क्या है, हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से भी देख सकते हो सेल के बेटा दोनों जो टर्मिनल्स हैं उनके जो पोटेंशियल ड्रॉप है एक ही बात है। तो यहाँ पे कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज the potential difference between electrodes, या बेटा हम टर्मिनल्स भी कह रहे थे, टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, लेकिन कब, when cell is in closed circuit, जब सेल क्लोज सर्किट में होता है, अब के सर्किट ब्रेक नहीं है, इट मींस इसका मतलब ये भी है करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, वहां पे कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। इसको बेटा हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी एंड इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट। बेटा अगर मैं दोनों में अगर रिलेट करूं तो इधर ईएमएफ, इधर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये कब होता है, when cell is in ओपन सर्किट, ये कब होता है, when cell is in क्लोज्ड सर्किट। ठीक है बेटा, ये मेन पॉइंट है हमारा। इसको हम बात करें बेटा, इसकी भी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, इसकी भी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। सिंबल की बात करें, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी से। ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस देख लिया हमने। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल।
बेटा इसको डायग्राम से देखो, सेल के डायग्राम से। मान लीजिए मैंने सेल बनाया, ये सेल का बेटा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। बेटा सेल में भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। बेटा सेल में ये इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, यहाँ तक ये रेड कलर का क्या है, ये सारा क्या है हमारा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, जो लिक्विड हम सेल में यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट है बेटा इसमें। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस, कोई बल्ब वगैरह जो भी हम यूज कर रहे हैं वो मैं बेटा यूज कर रहा हूँ। अब देखो करंट कैसे फ्लो होता है। करंट बेटा सेल के बाहर कैसे जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से रेजिस्टेंस से होकर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अब सर्किट तो बेटा क्लोज होगा तो करंट सारे में घूमेगा, तो अब इसके बाद करंट कहाँ जाएगा बेटा, इस इलेक्ट्रोड में जाएगा, है ना। अब यहां से इस वाले इलेक्ट्रोड को पहुंचने के लिए रास्ता कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट ऊपर तो है नहीं, तो यहाँ तो करंट जाएगा नहीं यहाँ से, तो करंट बेटा इतने हिस्से से जाएगा, ऐसे करंट जाएगा। फिर करंट बेटा इस इलेक्ट्रोलाइट से ऐसे रेजिस्टेंस के पास अगेन पहुंचेगा, तो ऐसे सर्किट क्लोज हुआ है। तो आप देखो वोल्टेज ड्रॉप कहाँ कहाँ होता है बेटा, तो देखो बाहर वोल्टेज ड्रॉप किया इस रेजिस्टेंस ने। अब करंट हमारा इलेक्ट्रो से गया, फिर इलेक्ट्रोलाइट में गया, फिर इलेक्ट्रोड से गया, तो बताओ कुछ तो इन्होंने रेजिस्टेंस ऑफर करा होगा, तो कुछ तो वोल्टेज इन्होंने भी ड्रॉप किया होगा। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है कौन, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है सेल का। तो ऐसा नहीं होता कि भाई सेल के बाहर ही वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कि सेल के बाहर ही रेजिस्टेंस होता है। सेल का इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। क्योंकि हम ज्यादातर बेटा बाहर के बारे में जानते हैं, बाहर कोई बल्ब लग रहा है या बाहर कोई रेजिस्टेंस है, लेकिन सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस मौजूद होता है। इट मीन सेल का इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट भी कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करता है अपने रेजिस्टेंस की वजह से, उसी को हम बोलते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब करंट के बाद में ऑब्स्ट्रक्शन, तो अब हम कह सकते हैं इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन जनरेटेड बाय द सेल, है ना, या कह सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल इन पाथ ऑफ करंट। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the resistance offered by the electrode and electrolyte of the cell, ठीक है ना। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर, बेटा यूनिट तो वो भी होगी, इट्स यूनिट इज ओ। अब बेटा ये देखना है हमें कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो हमें देखना है। तो उसी को लिख रहा हूं मैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटा बिल्कुल जैसे हम फैक्टर वहां पे देखते थे ऐसे ही यहाँ है बेटा। देखिए पहला फैक्टर, अगर बेटा इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट को बदल देंगे तो कुछ तो चेंजेस आता है। भाई कोई इलेक्ट्रोड ऐसा होगा जो रेजिस्टेंस कम ऑफर कर रहा है, कोई ऐसा है जो ज्यादा ऑफर कर रहा है, तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पर डिपेंड करता है। पहला हो गया हमारा ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, पहला बेटा। सेकंड पॉइंट, अब बेटा अपने नॉर्मल रेजिस्टेंस को याद करो बेटा, वहां रेजिस्टेंस होता था हमारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ क्या होता था बेटा, कितना लंबा रास्ता वायर में होकर करंट को तय करना पड़ रहा है। अब ऐसे देखो यहाँ बेटा इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाने के लिए इसको रास्ता तय करना पड़ रहा है इलेक्ट्रोलाइट में होकर। अब सोचो अगर दोनों इलेक्ट्रोड बेटा दूर होते तो लंबा रास्ता तय करना पड़ता कि नहीं। इसका मतलब जितना लंबा रास्ता इलेक्ट्रोलाइट में उसे तय करना पड़ रहा है उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा सेल। तो जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बिल्कुल जैसे एल था, लंबा रास्ता तय करना था वायर में होकर, वायर की लेंथ की डायरेक्टली था, ऐसे बेटा दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में रास्ता तय करना पड़ रहा है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस
इलेक्ट्रोड के बीच के सेपरेशन के कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बेटा मैं ज्यादा कहानी नहीं लिख रहा, सीधे आपको समझा रहा हूं। आर रिमेन्स प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। बेटा इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस के डायरेक्टली होता है। थर्ड आप जानते थे वहां पे बेटा रेजिस्टेंस जो होता था एरिया के इनवर्सली होता था। इसका मतलब अगर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता था तो वायर को बेटा मूव करने के लिए बड़ा रास्ता मिलता था, तो ज्यादा अमाउंट में चार्ज जा पाता था, तो करंट भी क्या होता था, ज्यादा, रेजिस्टेंस कम हो जाता। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर ये इलेक्ट्रोड, बेटा मैंने देखा कि इतना हिस्से में इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इलेक्ट्रोड बस इतना डूबा हुआ है यहाँ पर, जिसका मतलब केवल इतने रास्ते से ही जो करंट है वो पास हो पा रहा है। अब सोचो इलेक्ट्रोड ज्यादा डूबा होता, बेटा करंट को मूव करने के लिए बड़ा रास्ता मिलता, तो उसके रास्ते में रुकावट थोड़ी कम आती क्योंकि रास्ता बेटा बड़ा हो जाता, ज्यादा जगह से उनको निकलने को मिल रहा है। तो जैसे वहां पे एरिया बड़ा होने पर बेटा रेजिस्टेंस कम हो जाता था, ऐसे अगर इलेक्ट्रोड का बेटा ज्यादा एरिया डूबा होगा अगर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो बड़ा रास्ता मिलेगा इलेक्ट्रोलाइट में होकर करंट को मूव करने के। तो यहाँ पे सिंपल हम बात कर सकते हैं कि भाई जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट का एरिया इलेक्ट्रोड में डूबा हुआ है, बेटा कौन सा एरिया, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है, वो एरिया लेना है हमें। जितना ज्यादा एरिया डूबा होगा उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि करंट को मूव करने के लिए बेटा बड़ा रास्ता मिलेगा जाने के लिए। तो सोचो यहाँ तक डूबा था तो ऐसे जा पा रहे, अब इसी को मैं थोड़ा बाहर निकाल दूं जो और कम रास्ता मिलेगा जाने के लिए। तो दूसरा क्या है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन, इलेक्ट्रोड ही बोल दो फिलहाल, एक से ही काम चला लेंगे क्योंकि तो एक से ही रास्ता मिलेगा दूसरे में जाने के लिए। तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, कि भाई कितना एरिया इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डूबा हुआ है। तो ये तीन फैक्टर है जिन पर इंटर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर इंटर रेजिस्टेंस, कैपिटल आर मतलब आर का रेजिस्टेंस, ईएमएफ, वोल्टेज एंड करंट। इन समय हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो इस सर्किट में हमने सेल लगा रखा है जिसका ईएमएफ ई है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखाने के दो वे होते हैं, या तो आप क्या करो ऐसे रेजिस्टेंस बनाया और एक बॉक्स के अंदर रख दिया, इसका मतलब यही है कि भाई आर क्या है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, या बेटा इस सेल के ऊपर ऐसे रेजिस्टेंस बना देते हैं, तो उसका भी मतलब क्या होता है, हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है ना, तो दो तरह से दिखाते, तो मैं इस वे में दिखा रहा हूँ आपको। तो सेल का ईएमएफ ई है और इंटर रेजिस्टेंस आर है। अब सेल के बाहर हमने जो रेजिस्टेंस लगा रखा है वो है कैपिटल आर। तो अब देखो सेल हमारा क्लोज सर्किट में, सेल से हम करंट भी ले रहे हैं, आई करंट। यहाँ हमें बोलो भाई सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, बेटा वो हमें देखना है। तो ये सारा देखो ध्यान रखना है सेल के अंदर का। बोलो सर आप तो इलेक्ट्रोड के बीच की बात कर रहे हो, तो आपको तो इतना लेना चाहिए, आप तो आर को भी, आर को क्यों ले रहे हो भाई, इलेक्ट्रोड तो ये है तो आपको पता होना चाहिए भाई ये हमारा वी होगा। लेकिन बेटा हम तो सेल के बाहर है ना, सेल के अंदर की तो बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रोड तो हमें बाहर दिखाई दे रहे हैं। उस केस में अगर मैं बोलूं सेल के इलेक्ट्रोड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब है इस पॉइंट के और इस पॉइंट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है। तो समझ जाओ आप, इस पॉइंट से इधर आर कनेक्ट हो रहा है, इधर से बेटा आर कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब यही है, जो किसमें ड्रॉप हो रहा है, आर में ड्रॉप हो रहा है। बेटा आर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी तो हम क्या नाम दे रहे हैं, वी बोल रहे हैं। तो वी इक्वल टू होगा आई इंटू आर। तो ये तो हो गया बेटा हमारा ईएमएफ, ये हो गया टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप। अब दोनों में अंतर क्या था बेटा, ईएमएफ होता था टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जब सेल ओपन सर्किट में होता था, पूरा कंप्लीट ईएमएफ था। अब वही ईएमएफ अब दो जगह बेटा टूट गया, बाहर ड्रॉप हुआ एक्स रेजिस्टेंस में और बेटा अंदर ड्रॉप होगा इंटरनल रेजिस्टेंस में, इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप ये भी कर रहा है। तो पहले ईएमएफ अकेला था, अब ईएमएफ बेटा हमें क्लोज सर्किट में दो जगह टूटा हुआ मिलेगा, एक तो आर में ड्रॉप हुआ होगा वो, और एक ड्रॉप हुआ होगा बाहर कैपिटल आर में। इसका मतलब ये ईएमएफ हमारा दो जगह ब्रेक हुआ है, तो एक ये वाला प्लस एक ये। तो मैं सिंपल यूज कर रहा हूँ
कि भाई ईएमएफ का सिंपल मतलब है वोल्टेज ड्रॉप इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि ईएमएफ बेटा अपना जो पोटेंशियल ड्रॉप है दो जगह करा रहा है। तो यहाँ पे पहला हम ले रहे हैं ईएमएफ की बात करना। ईएमएफ का सिंपल मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप इन कैपिटल आर प्लस पोटेंशियल ड्रॉप इन स्मॉल आर। ईएमएफ इक्वल टू कैपिटल आर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है आई आर, और बेटा इंटरनल में कितना होगा, यही करंट आएगा जब यहाँ पे, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, आई स्मॉल आर ड्रॉप करेगा। लेकिन इस आई कैपिटल आर को हम क्या नाम देते हैं, वी बोलते हैं, इक्वल टू वी प्लस आई आर। बेटा एक रिलेशन तो ये आ गया कि भाई ईएमएफ कितना होता है वी प्लस आई आर। आगे बेटा ये चीज भी हमें पता पड़ेगी, देखो यहाँ से हमें दिख रहा है जो ईएमएफ होता है वोल्टेज से बड़ा होता है, क्योंकि बेटा दो जगह है ये ईएमएफ, दो जगह ब्रेक हुआ, वोल्टेज में इंटर रेजिस्टेंस में, तो पक्का वोल्टेज तो बड़ा है। जैसे मान लिया ईएमएफ 12 था, 10 तो खर्च हुआ आर में और 2 खर्च हुआ स्मॉल आर में। बेटा जो आर में वोल्टेज खर्च होता है उसी को हम क्या बोलते हैं वी। तो ये ईएमएफ 12 था और हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है 10 है। ई हमारा बड़ा दिख रहा है वी से, लेकिन वो कंडीशन तब होती है जब सेल बेटा डिस्चार्ज होता है, सेल से करंट लेते हैं। अब आगे मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा तब समझ आएगा। जब सेल को चार्ज कर रहे होते हैं तो तब उस केस में वी बड़ा हो सकता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ ईएमएफ वोल्टेज से बड़ा है तब व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, सेल इज डिस्चार्जिंग। चार्जिंग होगा तो क्या होगा बेटा, आगे हमें कुछ थ्योरी पढ़नी पड़ेगी उसके लिए। तो फिलहाल मैंने आपको लिख दिया है कि ईएमएफ पोटेंशियल ड्रॉप से ग्रेटर है, और मेन फॉर्मूला बेटा हमारा ये निकलता है। अब सेकंड रिलेशन, अभी आपने देखा ई का मतलब क्या था बेटा, ई का मतलब था जो वोल्टेज ड्रॉप कैपिटल आर में हुआ प्लस जो वोल्टेज ड्रॉप स्मॉल आर में हुआ था उसी को तो ई कह रहे थे। तो कैपिटल आर में कितना ड्रॉप हुआ आई आर, स्मॉल आर में आई स्मॉल आर। अब बेटा मैं करंट निकालना चाह रहा हूँ, तो देखो मैंने दोनों में आई कॉमन निकाल दिया, क्या बचा आर प्लस आर। तो जो हमारा करंट निकल कर आया आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। वैसे भी बेटा आप जानते हो आई इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला वी अपॉन आर, लेकिन यहाँ पे वी की जगह कौन है बेटा ईएमएफ है, अपॉन रेजिस्टेंस सर्किट में अब दो हो गए, बाहर वाला रेजिस्टेंस भी अंदर वाला भी, बेटा पूरा एक रास्ता बन रहा है। इट मींस ये दोनों सीरीज में होंगे, बाहर का पूरा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट और स्मॉल आर। तो देखो ईएमएफ वोल्टेज की जगह तो आ गया आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता था, वोल्टेज की जगह ईएमएफ आ गया, और टोटल रेजिस्टेंस में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिलकर लिखे। एक फॉर्मूला हमारा ये है, एक फॉर्मूला ये, अभी एक फॉर्मूला और ड्राइव करना है। बेटा नेक्स्ट रिलेशन है हमारा थर्ड। अभी आपने वही पढ़ा था इक्वल टू बार ड्रॉप हुआ था आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। बेटा अब की बार मैं स्मॉल आर को फाइंड आउट करना चाहूंगा, स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी। इक्वल टू उसको हम वी बोलते थे, वी प्लस आई स्मॉल आर। बेटा यहां से आई स्मॉल आर निकल कर आया हमारा ई माइनस वी। अब आई हम जानते हैं कि भाई जो बाहर वोल्टेज ड्रॉप होता है तो V इक्वल टू कितना होता है आई कैपिटल आर। इसका मतलब अगर मैं यहां से I निकालूं तो बेटा I क्या निकल कर आ जाएगा I इक्वल टू वी अपॉन आर। तो मैं I की जगह पर V अपॉन कैपिटल आर लिख E माइनस वी। बेटा इसके बाद मैं तो R निकाल रहा था, तो R निकालेंगे तो E माइनस वी, कैपिटल R तो आ गया इंटू में, और बेटा V कहाँ जाएगा अपॉन में। अब यहां से हम अलग अलग कर सकते हैं, E अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी इनटू में आर, बेटा स्मॉल आर इक्वल टू ई अपॉन बी माइनस 1 इनटू कैपिटल आर। बेटा ये रिलेशन है स्मॉल आर के लिए। तो ये तीन रिलेशन बेटा हमें याद होने चाहिए, आगे बहुत यूज होंगे। तो बेटा हम डिस्कस करेंगे सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन, दो सेल। टॉपिक है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बेटा हमने दो सेल लिए, देखो ये पहला सेल है, इसका इंटर रेजिस्टेंस हमने मान लिया R1 है, यहाँ लिखे दे रहा हूं इंटर रेजिस्टेंस R1, और ईएमएफ क्या है इसका E1 है। सीरीज का मतलब बेटा एक ही रास्ता, तो इसके साथ एक और सेल कनेक्टेड है, इसका ईएमएफ क्या है E2 और इंटर रेजिस्टेंस इसका R2 है। ठीक है,
बेटा ये दोनों के टर्मिनल है, ये इस सेल का और इधर, तो इन दोनों के अक्रॉस अगर मैं बोलूं, इसका जो टर्मिनल है बेटा, इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है V1, दूसरे सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस हुआ है V2। अगर मैं दोनों को मिला के बोलूं तो मैंने मान लिया भाई दोनों का मिलकर क्या है V। अगर इस सेल को माना बेटा मैंने बस टुकड़ा दिखा रखा है सेल का, इसका मतलब ये किसी ना किसी सर्किट का पार्ट है, बस मैंने आपको दिखा रखा है छोटा सा हिस्सा। तो ये करंट प्रोवाइड कर रहा है बेटा, दोनों मिलके कितना करंट दे रहे हैं, आई करंट। और आप जानते हो सीरीज में भाई करंट कैसा रहता है, सेम। बेटा करंट आई चला, सर्किट में घूमा होगा, कोई सर्किट होगा, मैं इसका छोटा सा पार्ट दिखा रहा हूँ, घूम फिर के बेटा वापस फिर ऐसे आया होगा अपने रास्ते, ऐसे बेटा आई करंट है। तो क्या किया, दोनों सेलों ने मिलकर आई करंट दिया है, और टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना था, V था। पहले सेल का ईएमएफ E1, दूसरे का E2 इंटर रेजिस्टेंस R1 और R2। अब मैं अगर इनकी जगह बेटा एक ही सेल यूज करूं, ये सिंगल सेल मैंने यूज करा, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है R इक्विवेलेंट, ईएमएफ है इसका E इक्विवेलेंट, टर्मिनल पोटेंशियल है वो है इनका बेटा इन दोनों के बीच में V, और कितना करंट है I। तो देखो जो काम ये दोनों सेल मिलके कर रहे थे, वो काम ये अकेला सेल कर रहा है, वो दोनों मिलकर टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा था, V। यहाँ बेटा अकेले के लिए V हो रहा है, दोनों मिलके आई करंट दे रहे थे, अकेला आई करंट दे रहा है, इन दोनों के लिए बेटा ये इक्विवेलेंट की तरह। तो जैसे हम रेजिस्टेंस वगैरह में यूज करते थे भाई V इक्वल टू V1 प्लस V2, अगर हम बात करते थे सीरीज में, पैरेलल में बोलते थे I इक्वल टू I1 प्लस I2, वही सारी कहानी बेटा यहाँ पर। लेकिन V के फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो देखो आपको दिख रहा है पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग जा रहा है। तो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ भाई, हमने बेटा फॉर्मूला यूज किया था E V प्लस IR इक्वल टू V प्लस IR। मुझे जरूरत है बेटा यहाँ पर V के हिसाब से, तो इस फॉर्मूले से V निकाल लूंगा। V इक्वल टू क्या आएगा, E माइनस IR। इट मींस अब मैं वोल्टेज के लिए बेटा इस वाले फॉर्मूले को यूज करूंगा। नाउ आपको दिख रहा है बेटा ये वोल्टेज जो है V इसके बराबर है V1 प्लस V2, V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो बेटा टोटल V आप यहां से निकालो, फॉर्मूला में ये वाला यूज करना है। तो बताओ टोटल V निकालूंगा तो बेटा क्या आएगा, इससे मैं V निकाल रहा हूँ, E की जगह पे तो हो जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस I तो हमारा सेम है, R की जगह क्या आ जाएगा R इक्विवेलेंट। यहाँ मैं V को लिख रहा हूँ इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट इक्वल टू V1, तो बेटा यहां से निकालो, E की जगह E1, I तो हमारा सेम रहेगा, E1 माइनस I, इंटर रेजिस्टेंस क्या है R1, प्लस में हमारा V2 है, V2 बेटा यहां से निकाल लो, V2 का मतलब E2 आ जाएगा यहाँ, माइनस I तो हमारा सेम है करंट, और R की जगह आ जाएगा R2, E2 माइनस I R2। बेटा EMF को एक जगह ले लो, E1 प्लस E2, इसमें बेटा I कॉमन आ रहा है, R1 प्लस R2। तो आपको फाइनली मिला कि भाई इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। बेटा ये दोनों साइड इक्वल है, तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं तो मुझे इक्विवेलेंट कितना दिख रहा है, E1 प्लस E2, R इक्विवेलेंट क्या दिख रहा है, R1 प्लस R2 ऑन कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करें तो बेटा R इक्विवेलेंट आ गया हमारा R1 प्लस R2। देखो हमें कोई नई चीज नहीं मिली बेटा, हम पहले भी जानते थे कि सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कैसे मिलता था, ऐड करने पर। देखो बेटा यहाँ पर भी टोटल इंटर रेजिस्टेंस कैसे मिल रहा है, ऐड करने पर। तो ये तो हमारे बेटा कोई नई चीज हुई नहीं। अब ईएमएफ की बात करें अगर हम, ईएमएफ को देखो इक्विवेलेंट क्या निकल कर आ रहा है हमारा, दोनों के ईएमएफ का सम, इसका मतलब E1 प्लस ये निकल। अब सोचो दो की जगह n सेल होते तो उसके लिए क्या होता, बस n टाइम तक चला जाता। तो अगर मैं बोलूं फॉर n सेल्स इन सीरीज, उसके हिसाब से बेटा फॉर्मूला क्या होता, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड सो ऑन Rn। इक्विवेलेंट क्या हो जाता, E1 प्लस E2 प्लस एंड सो ऑन En। ऐसे बेटा हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं और E इक्विवेलेंट निकालते हैं। अब मैं यहाँ पे एक स्पेशल केस ले रहा हूँ, अगर सारे के सारे सेल आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब बिल्कुल एक जैसे हैं, इनका ईएमएफ भी सेम है, इंटर रेजिस्टेंस भी सेम है, तो वही लिख रहा हूं मैं, फॉर एन आइडेंटिकल सेल्स
इन सीरीज। अब बेटा अगर आइडेंटिकल सेल्स है इसका मतलब सबका ईएमएफ सेम रख दो, E1 E2 E3 एंड सो ऑन, EN सब बराबर होंगे। मैंने किसके बराबर मान लिया, E के बराबर। ऐसे बेटा सबका इंटर रेजिस्टेंस भी सेम होगा, R1 R2 R3 एंड सो ऑन Rn, तो मैंने मान लिया R के बराबर। तो अब आपसे कोई बोले बताओ भाई R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो भाई R इक्विवेलेंट क्या होगा, पहले सेल का इंटर रेजिस्टेंस R हो गया, दूसरे के लिए भी R आएगा। तो ऐसे बेटा आगे तक यूज होते रहेंगे वो सारे, दूसरे के लिए भी R प्लस एंड सो ऑन n टाइम्स, n तक है ना, n सेल लिए हैं, बेटा ये निकल कर आ गया हमारा NR। तो जब फॉर्मुलेशन लेते हैं तो बेटा जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इंटर रेजिस्टेंस, वो एक सेल के इंटर रेजिस्टेंस का n टाइम्स होगा। ईएमएफ की बात करें अगर हम, इक्विवेलेंट वही अपना E1 का मतलब E प्लस E2 का मतलब E एंड सो ऑन, n सेल तक लेंगे, ये निकल कर आया n टाइम्स ऑफ E। तो यहां से अगर मैं इक्विवेलेंट देखूं तो वो आ गया n E। तो आपने देखा जब एक जैसी सेल, बिल्कुल आइडेंटिकल सेल जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो बेटा उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इंटरनल, वो एक के रेजिस्टेंस का n टाइम्स हो जाएगा। इक्विवेलेंट जो ईएमएफ आएगा वो एक के ईएमएफ का n टाइम्स। तो ये था हमारा सारा कुछ सेल के सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब बेटा मैं दो सेल की बात कर रहा हूं, पैरेलल में कनेक्ट की हुई, तो आप जानते हो बेटा पैरेलल का मतलब आमने सामने। देखो एक सेल तो ये रहा, इसका ईएमएफ E1 है और इंटर रेजिस्टेंस है इसका R1। ये दूसरा सेल है, इसका ईएमएफ है E2 और इसका इंटर रेजिस्टेंस R2 है। ये दोनों ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड है बेटा। देखो आपको पता है प्लेन वायर है तो सारे में अंदर पोटेंशियल एक ही रहेगा, तो मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में दिखा दे रहा हूँ। तो ये प्लेन वायर ना, तो हमने माना बेटा पहले सेल के तो आप देख रहे हो यहाँ से जो भी सर्किट कनेक्टेड होगा बेटा, जितना वोल्टेज ड्रॉप ये को यहाँ है V, उतना ही यहाँ भी आ रहा है। तो हम वैसे भी जानते हैं पैरेलल में भाई वोल्टेज ड्रॉप कैसा रहता है, सेम। तो आपको दिख भी रहा है कि भाई यहाँ भी ये प्लेन वायर ही है, तो दोनों सेल देखा जाए तो इन दोनों पॉइंट के बीच में, पहला सेल भी इन दोनों पॉइंट के बीच में, दूसरा सेल भी इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो दोनों में जो टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप होगा V सेम होगा। अब बेटा करंट की बात करते हैं, तो पहले सेल ने करंट दिया होगा माना I1, दूसरे सेल ने करंट दिया होगा I2। तो देखो यहाँ से I1 I2 मिलके यहाँ से जाएंगे, तो टोटल करंट कितना ड्रॉ हुआ, I1 प्लस I2। तो बेटा सर्किट में घूम घाम के करंट उधर से फिर वापस भी तो आएगा सर्किट को क्लोज करने के हिसाब से। थोड़ा इधर से करंट आया, ये अपने सेल में चला गया I1, इधर से अपने सेल में करंट चला। तो जो करंट बेटा सेल ने दिया था, तो सर्किट क्लोज होने का मतलब यह है वो वापस भी तो सेल में आया ही होगा। तो I1 करंट निकला सेल से घूम फिर के बेटा यहाँ से, फिर I1 वापस आ गया। ऐसे इस सेल से I2 निकला घूमकर सर्किट में पूरे में अपने सेल में वापस। ठीक है, तो हमने देखा इन दोनों सेलों ने मिलकर कितना करंट दिया, I1 प्लस I2, जिसको बेटा मैं I बोले देता हूं, और वोल्टेज ड्रॉप दोनों के अक्रॉस सेम। अब मैंने इन दोनों की जगह अकेला सेल यूज करा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट और ईएमएफ है E इक्विवेलेंट। अब ये अकेला ही करंट आई दे रहा है, तो वो दोनों मिलके करंट आई दे रहे थे, ये बेटा अकेला ही आई करंट दे रहा है। और यहाँ पे बेटा इंडिविजुअल बोलो या टोटल बोलो, टर्मिनल पोटेंशियल कैसा रहता है पैरेलल में, सेम रहता है। तो देखो यहाँ पर भी अगर टर्मिनल पोटेंशियल की बात करेंगे तो जो काम ये दोनों मिलके कर रहे थे वो काम ये अकेला कर, तो इन दोनों के लिए अकेला किसकी तरह है, कॉम्बिनेशन की तरह। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा डिस्ट्रीब्यूट कौन हो रहा है, इन दोनों से करंट मिल रहा है अलग अलग। यहाँ पे वोल्टेज आ रहा था V इक्वल टू V1 प्लस V2, यहाँ पे करंट आ रहा है I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, तो पहले बेटा I तो निकाल दो ईएमएफ वाले फॉर्मूले से, तो पहले मैं I निकाल के रख, तो भाई हम जानते थे E इक्वल टू होता था V प्लस आई आर, मैं बेटा I निकालना चाह रहा हूँ, तो पहले आई आर निकालो, आई आर हो गया हमारा E माइनस बी। बेटा यहाँ पे I निकालने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं ऐसे नहीं लिख रहा डायरेक्ट E माइनस बी अपॉन आर, उससे बेटा मेरी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। तो मैं लिख रहा हूँ E के अपॉन में माइनस बी के, मैंने इनको अलग अलग लिखा।
सोचो कि भाई एक साथ क्यों नहीं लिखा, बेटा अलग अलग लिखने से थोड़ा फायदा होगा, क्योंकि हमें आगे जाके सेपरेट भी करना पड़ता है कंपेयर करने में। अगर मैं एक साथ ले लूंगा तो मुझे वहां पे सेपरेट करने में दिक्कत आएगी, तो मैंने ये मान लिया इसमें आई। तो मैं अब करंट जहां भी मुझे यूज करने होगा बेटा मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करूँ। अब आपको पता था भाई नाउ आई इक्वल टू कितना था, I1 प्लस I2। तो टोटल करंट आई है वो यहाँ से निकाल लो आप, I1 यहाँ से निकाल लेंगे, I2 यहाँ से निकाल लेंगे, फॉर्मूला कौन सा होगा ये वाला। बेटा पहले मैं टोटल करंट लिख रहा हूँ इस वाले फॉर्मूले से देखना, आई इस वाले यहाँ से। ई की जगह कौन आएगा बेटा, इक्विवेलेंट अपॉन आर की जगह आर इक्विवेलेंट माइनस वी, तो हमें पता है बेटा सब में सेम ही है, वी अपॉन आर की जगह आर इक्विवेलेंट। भाई इस वाली सेल से मैंने आई रख दिया इक्वल टू I1 इस वाले सेल से आपको फॉर्मूला ये लगाना। I1 के लिए क्या आएगा बेटा यहाँ से E1 अपॉन R1 माइनस वोल्टेज तो सेम है V अपॉन प्लस, अब मैं बात करूंगा I2 के लिए, तो I2 यहाँ से निकालो, फॉर्मूला ये यूज करना है, तो इसके हिसाब से E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R। इसके बाद इक्वल टू आप यहाँ पर E1 अपॉन R1 को प्लस में E2 अपॉन R2 को बेटा एक जगह ले लो, माइनस तो देखो आगे इन दोनों में कॉमन आ रहा है V, क्या बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R। क्या चल रहा था ये, इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन आर इक्विवेलेंट। अब बेटा मैं दोनों को कंपेयर कर, ऑन कंपेयर, ये तो हमें इक्वेशन निकाल के कंपेयर करना पड़ता है, ऑन कंपेयर, बेटा कंपेयर करो। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है V के साथ में कौन था अपॉन में आर इक्विवेलेंट, या ये कह लो V के साथ में कौन है बेटा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, या V के साथ देखो ये बैठा है, दोबारा देखो V के साथ में बोलूं क्या बैठा है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, माइनस भी तो हमारा अलग है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, या माइनस भी अलग, साथ में कौन है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसका मतलब 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये भी कोई नई चीज नहीं आई हमारे लिए, हम जानते भी थे जब भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो रिजल्टेंट का रेसिप्रोकल इंडिविजुअल के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। तो बेटा बिल्कुल वही फॉर्मूला जो हम पढ़ते थे नॉर्मल रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पे कोई नई चीज नहीं है। अब आप इनको कंपेयर करो बेटा, इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R। यहाँ से अगर हम देखें इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R। बेटा जनरली तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, लेकिन फिर भी आप बोलोगे सर आपने इक्विवेलेंट तो निकाला नहीं है, थोड़ा यहाँ से मैं सॉल्व करके इक्विवेलेंट आपको निकाल के दिखा, ठीक है। इक्विवेलेंट अपॉन, वैसे हमें इस रिलेशन से काम चलाना हमेशा, पैरेलल में इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे जनरली, लेकिन मैं यहाँ से आपको इक्विवेलेंट निकाल के दिखा रहा हूँ। इक्विवेलेंट इक्वल टू निकालो बेटा यहाँ से, तो देखो इधर R1 R2 तो आ गया एलसीएम, इनटू में E1 R2 हो गया, फ्रैक्शन सॉल्व कर रहा हूँ E2 R1, बेटा ये अपॉन वाला आर इक्विवेलेंट कहाँ चला गया, इनटू में आ गया, देखो ये अपॉन में था ना आर इक्विवेलेंट, इनटू में पहुंचा दिया, फ्रैक्शन मैंने सॉल्व कर दिया। अब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी बेटा, पहले आर इक्विवेलेंट की वैल्यू ऊपर से निकाल लें, चलो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2। बेटा आपको याद है कि जब हम दो सेल के पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते थे, R1 R2 का देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो एक सिंपल तरीका भी होता था आर इक्विवेलेंट को लिखने का, ऊपर मल्टीपल करते थे नीचे ऐड करते थे। तो ये आर इक्विवेलेंट को बेटा यहाँ से सॉल्व करेंगे वही निकल कर आएगा कि भाई दोनों पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट कैसे आएगा, ऊपर दोनों को मल्टीपल कर दूं R1 R2, नीचे प्लस करते थे R1 प्लस R। तो कहने का मतलब है इस वाले फॉर्मूले से जब आप आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो यही आएगा। मैंने आपको वहां पे ऐसे अरेंज नहीं किया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखो R1 R2 आपस में कैंसिल, इक्विवेलेंट आ गया हमारा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। बेशक बेटा मैंने यहाँ से आपको इक्विवेलेंट निकाल के दिखाया है, लेकिन जब भी हम दो सेल से ज्यादा सेल पे जाएंगे तो आप ऐसा कोई फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, आप इसी यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे इसी के साथ रिलेशन फिक्स होते हैं इसके। अभी आगे बहुत है इसमें कुछ पार्ट, उसको भी कवर करते हैं। अब नेक्स्ट हम लेते हैं फॉर n cells in parallel। अगर बेटा हम n सेल्स को पैरेलल में लें तो क्या होगा, सिंपल 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट हमारा 1 अपॉन R1
प्लस 1/R2 एंड सो ऑन 1/R। अब बेटा आगे हम इस टाइप की चीज डिस्कस नहीं करेंगे, हमें इससे मतलब। तो दूसरा रिलेशन क्या होगा, जो रेशो होगा ईएमएफ का और आर इक्विवेलेंट का, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, वो इक्वल होगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 एंड सो ऑन En अपॉन R। पहले की तरह अगर n सेल्स हमारे आइडेंटिकल है तो क्या होगा, तो मैं आइडेंटिकल सेल्स के हिसाब से बात करता हूं। और n आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल, बिल्कुल एक जैसी सेल अगर पैरेलल में है तो आइडेंटिकल कहने से मतलब सबका ईएमएफ अब सेम होगा, चाहे जो भी हो सारे ईएमएफ क्या होंगे, ई होगा। अब ऐसे सबका इंटर रेजिस्टेंस भी सेम होगा, जब हम आइडेंटिकल बोल रहे हैं तो वो मैंने मान लिया आर। नाउ बेटा रखो इन वैल्यूज को, 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/, मैं R1 नहीं बोलूंगा R बोलूंगा, 1/R एंड सो ऑन कितने टाइम्स होगा बेटा, n सेल्स है n टाइम्स, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा n टाइम्स ऑफ 1/R। बेटा यहाँ से पलट दो इसे, R इक्विवेलेंट कितना आया, R/n हो जाएगा। हमारा जो R इक्विवेलेंट आया वो आया R/n। इसका मतलब अगर n आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में होते हैं तो बेटा पूरे कॉम्बिनेशन का इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का भी अपॉन n हो जाता। सोचो कितना कम हो जाता। सीरीज में वो n टाइम्स हो रहा था, लेकिन पैरेलल में अपॉन n हो गया। इसका मतलब है जब कभी भी हमें सेल का इंटर रेजिस्टेंस कम करना है कॉम्बिनेशन के हिसाब से, तो कैसे कनेक्ट करेंगे हम उसे, पैरेलल में। अब नेक्स्ट इस वाले रिलेशन से आते हैं, एंड इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा E1 की जगह भी E, R1 की जगह भी R आएगा यहाँ पर, E अपॉन R प्लस अगले में बेटा E अपॉन R एंड सो ऑन n टाइम्स इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E अपॉन R। मैं यहाँ से बेटा इक्विवेलेंट निकालना चाह रहा हूँ। इक्विवेलेंट होगा हमारा n E अपॉन R इनटू में कौन आ गया, R इक्विवेलेंट, वो मैं निकाल चुका हूँ पहले। n E अपॉन R, R इक्विवेलेंट की वैल्यू थी हमारी R बाई n। देखो R से R कट गया, n से n, तो आपने देखा E इक्विवेलेंट इक्वल टू E। इसका मतलब कितने भी सेल को बेटा हम पैरेलल में लगा दें, अगर आइडेंटिकल सेल्स हैं तो ईएमएफ इक्विवेलेंट वही होगा जो एक सेल का ही है। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो बेटा वहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस n टाइम्स हो गया था एक सेल के रेजिस्टेंस का, ईएमएफ भी n टाइम्स हुआ था एक सेल के ईएमएफ का। लेकिन पैरेलल में हम देख रहे हैं अगर n आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में है तो बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस अपॉन n हो जाता है एक सेल की रेजिस्टेंस का, जो इंटर रेजिस्टेंस एक सेल का है उसका। लेकिन ईएमएफ पे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉम्बिनेशन के पास भी वही ईएमएफ होता है जो एक सिंगल सेल के पास है। मैं बोलूं 1 वोल्ट के, मैंने सारे सेल्स और इनका इंटर रेजिस्टेंस मान लिया 1 ओम, वोल्टेज ईएमएफ 1 वोल्ट है, इंटर रेजिस्टेंस 1 ओम है। कितने सेल्स है, मान लिया 10 सेल्स है, बेटा उनका इंटर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट का, एक सेल के इंटर रेजिस्टेंस का अपॉन में 10। लेकिन अगर मैं ईएमएफ की बात करता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, एक सेल के ईएमएफ के बराबर ही रहेगा इक्विवेलेंट का, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ईएमएफ हमारा 1 वोल्ट ही बना रहेगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना। मेरा एनसीईआरटी का एग्जांपल 3.5, इसमें आपको इस टाइप से पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इधर भी 4 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहा है, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक तरफ 12 ओम है तो सामने है इसमें 6 ओम, फिर इनके अक्रॉस एक सेल लगा रखा है ना, यहाँ पे ही सेल का इंटर रेजिस्टेंस है, तो मैं बोल रखा है 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम बोल सकते हैं इंटर रेजिस्टेंस क्या होता है, आपने पढ़ लिया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया नहीं था आपको पहले। इस टाइप से यहाँ पे पॉइंट इसने बोला है ये पॉइंट हमारा ए है, ये बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। करंट मान लिया सेल से ड्रॉ हुआ है आई। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में पूछना चाह रहा है कि आपको हर एक रजिस्टर में करंट बताना है कितना करंट जा रहा है। देखो इसको मैंने बोल दिया R1, इसको R2।
इसमें कितना करंट जा रहा है भाई, यहाँ से मान लिया करंट दो जगह बट गया, इसमें गया I1, इसमें गया I2, देखो यहाँ पे आके वापस मिल जाएंगे दोनों करंट। कितना करंट जा रहा है इसमें, R3 में करंट I जा रहा है। उसके बाद बेटा यहाँ से करंट चला I, फिर दो जगह बट गया, इसको मैंने मान लिया R4, तो ये वाला करंट हो गया हमारा I4, और इसको मान लिया मैंने R5, इसमें करंट गया I5। आगे बेटा दोनों फिर मिलेंगे, फिर कितना करंट हो जाएगा, तो मैंने ऐसे आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया। तो आपका ये था बेटा यहाँ पे जो करना है हमें सॉल्व, वो एक तो सभी रेजिस्टेंस में कितना कितना करंट जा रहा है वो बताना है, और दूसरा पूछा था वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AB, अक्रॉस BC, अक्रॉस C। बेटा ये हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम बेटा यहाँ पे इस करंट I को निकालने के लिए पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो देखो आपको दिख रहा है बेटा आमने सामने है, पैरेलल में है, इससे हम एक मान लेंगे भाई, इससे एक बन गया R डैश। ये भी आमने सामने है, पैरेलल में है, बेटा इससे एक बन जाएगा R डबल डैश। तो पहले तो आप R डैश और R डबल डैश निकाल लीजिए, ए पार्ट की बात कर रहा हूँ। R डैश पैरेलल कॉम्बिनेशन है दोनों का, ऊपर मल्टीपल और नीचे 4 4 द 16, नीचे बेटा 8 है तो 2 ओम आ गया। R डबल डैश 12 into 6 upon 12 plus 6, बेटा ये हो गया 18, 6 से 3 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स, 4 ओम आ गया। अब आपको दिख रहा है तीनों बेटा एक ही रास्ते में आ गए ना, ये एक है ये और ये, तो तीनों एक ही रास्ते में, तो हम डायरेक्ट R इक्विवेलेंट बता सकते हैं। वही जो हमारा R इक्विवेलेंट आया बेटा, इसको ला रखते हैं तो इंटर रेजिस्टेंस से हटके जो होते हैं सारे उनके कॉम्बिनेशन को R इक्विवेलेंट बोलते हैं। R इक्विवेलेंट आएगा बेटा यहाँ से हमारा R डैश प्लस में R3 प्लस R डबल डैश, तो R डैश की वैल्यू 2, R3 की वैल्यू 1 और R डबल डैश की वैल्यू है 4, बेटा यहाँ से आया 5 और 2 7 4। अब देखो मैं करंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। नाउ जो करंट आएगा बेटा टोटल जो बैटरी से ड्रॉ किया गया है I इक्वल टू, आप जानते थे B अपॉन R होता था बेटा, लेकिन अब देखो इंटर रेजिस्टेंस भी है, तो अब हम क्या बोलते हैं, EMF E, जो मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस में कौन कौन सा, सारा बाहर का रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट प्लस में सेल के अंदर वाले रेजिस्टेंस को बेटा लेना पड़ेगा। EMF हमारा 16 है, बाहर रेजिस्टेंस था 7, अंदर 1 था, तो कितना करंट ड्रॉ हुआ 2 एम्पियर। बेटा एक आंसर देखो मुझे मिल गया डायरेक्ट कि भाई R3 में कितना करंट जा रहा है, I जा रहा है, I की वैल्यू 2 एम्पियर। अब मुझे इनमें करंट बताओ, तो आप जानते थे बेटा करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, I इक्वल टू V अपॉन R। अगर हम पैरेलल में बात करें तो वोल्टेज सेम है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो। बेटा यहाँ पे रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो के हिसाब से निकाल, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद इन दोनों में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखो I1 I2 में। नाउ अगर मैं बोलूं बताओ भाई I1 में और I2 में करंट का रेशियो क्या होगा, तो आपको पता है I इक्वल टू V अपॉन R। तो पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, रेजिस्टेंस के इनवर्स में, जितना कम रेजिस्टेंस करंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो ये आएगा 1 अपॉन R1 इज टू 1 अपॉन R2। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बेटा I1 I2 के हिसाब से, करंट I इक्वल टू 1 अपॉन R1, R1 हमारा 4, R2 भी 4, 4 से मल्टीपल कर दो 1:1, इसका मतलब बराबर बराबर करंट जा रहा है। वैसे ही मुझे पता है कि भाई वोल्टेज तो सेम होता है, रेजिस्टेंस भी सेम है, तो करंट बराबर बराबर बढ़ता है, बट फिर भी हम रेशियो के हिसाब से देख रहे हैं। अब हम कहें भाई बताओ I1 कितना है, तो भाई I1 का मतलब पहला वाला, पहला रेशियो क्या है 1 अपॉन टोटल कितना था 2, किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे I को, तो 1 अपॉन 2, I की वैल्यू बेटा 2 थी, तो देखो 1 एम्पियर आ गई। ये हमारा I1 मिल चुका है। अब मैं बात करूं I2, I2 का मतलब भी I2 का रेशियो भी बने 1 अपॉन 2 इंटू I, 1 अपॉन 2 इंटू 2, 1 एम्पियर। बेटा ये भी एक आंसर हमारा ये हो गया। एक आंसर ये आपको दिख ही रहा है कि भाई I1 4 ओम में करंट है, I2 कितना है, ये भी 4 ओम है दूसरा। अब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बेटा यहाँ करो इन दोनों में, तो यहाँ पे I4 और I5 का रेशियो देखो, I4 इज टू I5, बेटा 1 अपॉन R4 इज टू 1 अपॉन R5। R4 का मतलब 12, R5 का मतलब 6। बेटा रेशियो में 12 से मल्टीपल कर दूं तो क्या आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। तो अगर मैं बोलूं भाई बताओ I4 कितना है, तो इसका रेशियो क्या है 1 अपॉन टोटल 3,
इनटू में किसको डिस्ट्रीब्यूट करा बेटा, यहाँ से भी देखो आई दो जगह बढ़ रहा है, इसका मतलब आई का डिस्ट्रीब्यूशन चल 1/3 इंटू 2 बेटा, ये आ गया जस्ट 2/3 m। अब मैं बात करूं I5 बताओ, I5 I5 बेटा 2 पार्ट है, 2/3 टाइम्स ऑफ I, तो 2/3 इंटू 2, तो ये आया हमारा 4/3 एम्पीयर। इस तरह से हमने हर एक रेजिस्टेंस में बता दिया भाई कितना कितना करंट जा रहा है। इसके लिए बता दो करंट इन R3, करंट इन R3 इक्वल टू I तो हमारा 2 एम्पीयर था, तो हमें हर एक रेजिस्टेंस में करंट मिल गया। ये I1 की वैल्यू, I2, I3 मैंने बताई थी, यहाँ पर जो R3 में करंट है 2 एम्पीयर लिख दिया है, बाकी हमें देखिए राइट आया। ये तो था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब बी पार्ट की बात करते हैं। हमसे पूछा था वोल्टेज ड्रॉप ए और बी के बीच में बताओ, इसका मतलब VA माइनस VB, बेटा इन दोनों के बीच में वोल्टेज ड्रॉप किसने किया है, इक्विवेलेंट क्या बना, R डैश में वोल्टेज निकालना है, इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप इन R डैश, तो V इक्वल टू IR होता है। IR R डैश में टोटल करंट कितना जा रहा है I इनटू रेजिस्टेंस R डैश, अर्थात I हमने 2 निकाला था और R डैश की वैल्यू थी हमारी 2, इसका मतलब 4 वोल्ट। और फिर पूछा था बी और सी के बीच बताओ कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो बेटा बी और सी में ये लग रहा है R3, डायरेक्ट लिख दो IR3, IR3, I की वैल्यू 2 और R3 हमारा 1 है, इसमें आ गया 2 वोल्ट। अब देखो सी और डी के बीच में कौन लग रहा है, R डबल डैश, इसका मतलब जो वोल्टेज R डबल डैश में ड्रॉप हुआ है कितना होगा, करंट I था इसमें, R डबल डैश I की वैल्यू 2, R डबल डैश 4 है, तो ये आ गया 8 वोल्ट। हालांकि हमसे पूछा नहीं था, लेकिन फ्री में बोलूं बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज खर्च हुआ, बी, आर का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस में आई स्मॉल आर, तो आई की वैल्यू 2, स्मॉल आर कितना है बेटा हमारा 1 है, कितना 2 वोल्ट। तो हमने जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हुए सारे निकाल दिए, बाहर के रेजिस्टेंस में आ गए, अंदर के में आ गए, तो सारा मिलके देखो 16 आना चाहिए, देखो ध्यान से 4 और 2 6 और 8 14 और 2 16, तो हम देख रहे हैं सारा बैलेंस हो रहा है 16 के साथ, इसमें हमने जो किया है वो सही कर, ये था हमारा बेटा बी पार्ट।